बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये एएलपी में शामिल तो नहीं है, लेकिन आपके ई कैट में इसको शामिल किया गया है, इसलिए हम भी इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो 3 चीज़ें हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है कोल। ठीक है जी। कोल में मतलब कोल किससे तैयार हुआ जी? ये लकड़ी से, यानी कि वुड की जब क्या हुई, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, बैक्टीरियल और एंड केमिकल रिएक्शन जब इसके ऊपर हुए तो ये पीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद जब इस पर क्या चीज़ पड़ी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई हुआ तो ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद और हाई प्रेशर की मौजूदगी में लिग्नाइट जो है वो बिटुमिनियस में कन्वर्ट हुआ और बिटुमिनियस से फिर जब प्रेशर बढ़ा तो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। असल में ये डिपेंड करता है कि वुड जो है वो ज़मीन की कितनी गहराई में मौजूद है। जितनी ज़्यादा ज़मीन की गहराई में होगी उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर और टेम्परेचर लगता रहेगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लकड़ी के ऊपर लगा तो वो एक बेहतरीन किस्म के कोयले में कन्वर्ट होता रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ से पीट से एंथ्रासाइट तक जाते हैं तो पीट से एंथ्रासाइट तक जाते हुए क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है? रिजिडिटी यानी सख्तपन जो है वो इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो हीट ऑफ कंबस्शन ये भी इंक्रीज़ होती है। हीट ऑफ कंबस्शन ये भी लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी। इसके अलावा जब कोल की क्या की जाती है, कोल की कार्बोनाइजेशन की जाती है। कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल की कार्बोनाइजेशन की जाती है। वैसे कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है? कार्बोनाइजेशन का मतलब है बर्निंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर की गैर मौजूदगी में एट 500 to 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब हम 500 से 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं ना, तो उस सूरत में ये कुछ फ्रैक्शन जो हैं ये पैदा करती हैं। अच्छा, यहाँ तो हम इसको कार्बोनाइजेशन कह दें या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कह दें, दोनों एक ही बात है। कार्बोनाइजेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसको कह दें, एक ही बात है। इससे 3 चीज़ें, इस प्रोसेस से 3 चीज़ें हमें हासिल होती हैं। एक को हम कहते हैं कोल तार हासिल होती है, दूसरी है जी हमारे पास कोल गैस, और आखिर में है कोक। ठीक है। कोल तार क्या है? कोल तार है एरोमेटिक कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं। कोल तार के अंदर कोल गैस जो है ये 3 चीज़ों का मजमूआ है, H2, CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोक क्या है? इसके अंदर हाई कंटेंट मौजूद होता है किसका? कार्बन का। मतलब ये सॉलिड होता है। कोल तार लिक्विड, कोल गैस ही होती है, और कोक ये सॉलिड मटेरियल होता है जो कि रेजिड्यू होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में।
ठीक है जी। तो ये बस एक छोटा सा जो इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कोल के रेलेवेंट, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे कोल क्या है, फॉसल फ्यूल है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि 500 साल पहले, 500 नहीं सॉरी, कई हज़ारों साल पहले ज़मीन फटी होगी और उसकी अपर लेयर जो है वो ज़मीन में धंस गई होगी, और बहुत साल गुज़रने पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होने पर ये चीज़ें जो हैं वो कोल में कन्वर्ट होगी, और उनसे जो गैस निकली वो नेचुरल गैस बन गई। उनसे जो लिक्विड निकला उसको पेट्रोलियम का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं किस चीज़ पर, हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़े हैं नेचुरल गैस। ठीक है जी। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? नेचुरल गैस के अंदर मीथेन गैस CH4 गैस मौजूद होती है। कितने परसेंट? 84% ये मौजूद होती है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर ईथेन गैस पाई जाती है। इसके अंदर प्रोपीन गैस पाई जाती है। इसके अंदर ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ठीक है। प्रोपीन भी है, प्रोपेन भी पाई जाती है। और जो रेयर में पाई जाती हैं, जो बहुत थोड़ी मिकदार में पाई जाती हैं, वो उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें है नाइट्रोजन गैस, उनमें H2S गैस, और उनमें हीलियम गैस पाई जाती है। इसके मुतालिक आपको एंट्री टेस्ट का सवाल आता है। ठीक है, कि नेचुरल गैस की कंपोजिशन में कौन सी ऐसी, मतलब नेचुरल गैस है तो उसमें कौन सी इनऑर्गेनिक गैस पाई जाती है। देखो नेचुरल गैस है, उसमें कौन सी इनऑर्गेनिक गैस पाई जाती है, और ये कितने परसेंट होते हैं जी? तकरीबन 13% ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है जी, 13% ये मौजूद होती हैं। इसका इतना ही इंट्रोडक्शन चलेगा। अच्छा जी, अब हमने जो शुरू करना है वो क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम है जी एक ब्लैकिश कलर का लिक्विड है। ठीक है, जो कि ज़मीन में पाया जाता है और सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये लिक्विड पाया जाता है। इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जब इसकी की जाती है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है इस पर मैंने लेक्चर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये है सेपरेशन, यह है जी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर से कंपोनेंट की सेपरेशन किस बिना पर? अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बिना पर जो हम सेपरेशन करते हैं उसको हम पेट्रोलियम, मतलब उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। हमारे पास जो ये प्रोसेस करने पास कुछ फ्रैक्शन आती हैं जिसको हम पेट्रोलियम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। पेट्रोलियम फ्रैक्शन, हमारे पास कुछ पेट्रोलियम फ्रैक्शन हैं जिनमें कौन कौन सी फ्रैक्शन शामिल है जी? सबसे पहले नंबर है नेचुरल गैस, दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम ईथर। ठीक है जी। तीसरा नंबर है लिगोरिन,
लिगोरिन एंड नेप्था। चौथे नंबर पर है जी गैसोलीन, फिर कैरोसिन, उसके बाद गैस ऑयल, लुब्रिकेंट्स, उसके बाद है पैराफिन्स, और आखिर में जो चीज़ आएगी वो है एसफॉल्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको बोर्ड के पेपर में तो ये फ्रैक्शन नहीं पूछी जाती, लेकिन ये फ्रैक्शन एंट्री टेस्ट के हवाले से पूछी जा सकती है। उसमें चंद एक चीज़ें जो हैं वो आपसे जो ये गोश गुजार कर सकता है, और उनमें कौन सी चीज़ है कि ये तरतीब है, बिल्कुल एक तरतीब के हिसाब से मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले है जी इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम आते हुए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनकी रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होती है। इनकी जो सॉलिडनेस है, सॉलिडनेस या थिकनेस कह लें, वो बढ़ती है। इनकी जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी ये कम होती जाती है, और नंबर ऑफ़ कार्बन्स भी इनमें इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तरतीब है, ये चीज़ है जो याद रखने की है। और एक और चीज़ बता दूं, नेचुरल गैस सिर्फ इसमें वो चीज़ है, वो मतलब इसकी फ्रैक्शन है जो कि गैस है, और एसफॉल्ट इसमें सॉलिड है। ठीक है जी। एसफॉल्ट सॉलिड है। ये क्या है, इसको पेट्रोलियम कोक भी कहते हैं, पेट्रोलियम कोक। ठीक है। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड हैं। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी वोलेटिलिटी भी कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं जो पेट्रोल, जो आपको याद होगा कि मिट्टी का तेल जब आप ख़रीदते हैं तो मिट्टी का तेल इतना वो हवा में उड़ नहीं रहा होता जितना कि आप जब पेट्रोल ख़रीदते हैं तो वो हवा में उड़ा होता है। ठीक है। तो वोलेटिलिटी का इधर से ही पता चल जाता है। ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग को करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।